हेलो मित्रों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं 50 MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पर। तो इस MCQ प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य 2024-25 तक कौन सा है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा है कर्नाटक। बताइए भारत का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य कौन सा है। ये सत्र 2024-25 तक, इसमें दिमाग लगा के बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों, 2024 में भारत का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य जो है वो गुजरात है। कौन सा है मित्रों? गुजरात है। ये बी ऑप्शन इसका सही होगा, गुजरात। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फेम इंडिया योजना किससे संबंधित है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेम इंडिया योजना किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक वाहन, दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है कृषि और चौथा है रेलवे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों कि फेम इंडिया योजना जो है वो किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों, दिमाग लगाइए, इसका सही उत्तर होगा मित्रों फेम इंडिया योजना जो है वो इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लघु उद्योग की परिभाषा में निवेश सीमा प्लांट एंड मशीनरी कितनी है 2024 तक? पहला ऑप्शन है 1 करोड़ तक, दूसरा ऑप्शन है 5 करोड़ तक, तीसरा ऑप्शन है 10 करोड़ तक और चौथा ऑप्शन है 25 करोड़ तक। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों कि लघु उद्योग की परिभाषा में जो निवेश सीमा है वो कितनी है? दिमाग लगा के बताइए मित्रों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि लघु उद्योग अगर किसी को शुरू करना है तो उसमें निवेश सीमा 2024 तक कितनी निर्धारित की गई है। तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों 10 करोड़ तक। सी ऑप्शन सही होगा, 10 करोड़ तक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। PMJDY का पूरा नाम क्या है? ज्यादातर को पता होगा। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री जनधन योजना, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना और चौथा ऑप्शन है मित्रों प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। PMJDY का पूरा नाम क्या है मित्रों? दिमाग लगा के बताइएगा। बेहद सरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है परीक्षाओं में। तो PMJDY का पूरा नाम होता है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों, ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा है बिहार। बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? दिमाग लगाइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो चीनी का कटोरा कहा जाता है मित्रों उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1875 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1887 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1947 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1957 ईस्वी। बताइए BSE की स्थापना कब हुई? दिमाग लगा के बताइए मित्रों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कई बार परीक्षाओं में। तो BSE की स्थापना हुई मित्रों 1875 ईस्वी में। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? पहला ऑप्शन है मार्च 2020, तीसरा ऑप्शन है मई 2020, ये दूसरा ऑप्शन है मई 2020 और तीसरा ऑप्शन है अगस्त 2020 और चौथा ऑप्शन है जनवरी 2021। बताइए आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये आ चुका है क्वेश्चन। तो आत्मनिर्भर भारत मित्रों ये अभियान शुरू हुआ था मई 2020 में। इसका बी ऑप्शन सही होगा, मई 2020। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे बड़ा सोने का भंडार किस बैंक के पास है? पहला ऑप्शन है RBI, दूसरा ऑप्शन है SBI, तीसरा ऑप्शन है HDFC और चौथा ऑप्शन है ICICI। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? भारत में सबसे बड़ा सोने का भंडार किस बैंक के पास है?
दिमाग लगाइए मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भारत में ज्यादातर को मालूम होगा, भारत में सबसे बड़ा सोने का भंडार आरबीआई के पास है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों, इसका ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीएमएमवाई यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु लोन की अधिकतम सीमा कितनी है। पहला ऑप्शन 50,000, दूसरा ऑप्शन 5 लाख, तीसरा ऑप्शन 10 लाख और चौथा ऑप्शन 50 लाख। बताइए पीएमएमवाई में शिशु लोन की अधिकतम सीमा कितनी होगी, दिमाग लगा के बताइए मित्रों, आ चुका है क्वेश्चन ये भी। तो पीएमएमवाई में जैसा कि दे रखा है कि शिशु लोन, शिशु मतलब एक तरह से कल्पना कर लो छोटे बच्चे, यानी कि सबसे कम राशि 50,000। ए ऑप्शन सही होगा 50,000। कितनी अधिकतम सीमा है, 50,000 की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आईएफएससी कोड कितने अंकों का होता है। पहला ऑप्शन 9, दूसरा ऑप्शन 11, तीसरा ऑप्शन 12 और चौथा ऑप्शन 15। भाई आईएफएससी कोड कितने अंकों का होता है, ये कई बार आ चुका है परीक्षाओं में, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईएफएससी कोड जो है वो 11 अंकों का होता है मित्रों, इसका बी ऑप्शन सही होगा 11 अंक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ। पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2014, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 2014, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 2015 और चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2015। बताइए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, कब की गई थी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों 2 अक्टूबर 2014, पहला ऑप्शन सही होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन सन 1992, दूसरा ऑप्शन सन 1994, तीसरा ऑप्शन सन 1996 और चौथा ऑप्शन सन 2000। बताइए एनएसई की स्थापना कब हुई मित्रों, दिमाग लगा के बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। एनएसई की स्थापना कब हुई, तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों एनएसई की स्थापना 1992 में हुई। ए ऑप्शन इसका सही होगा 1992। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन 1 जनवरी 1995, दूसरा ऑप्शन 1 जनवरी 1996, तीसरा ऑप्शन 1 जनवरी 2000, चौथा ऑप्शन 1 जनवरी 1948। बताइए डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई, दिमाग लगा के बताइए, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना मित्रों 1 जनवरी 1995 को हुई थी, 1 जनवरी 1995 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन बाढ़ नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन दुग्ध उत्पादन, तीसरा ऑप्शन मत्स्य पालन और चौथा ऑप्शन तिलहन उत्पादन। बताइए ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दिमाग लगा के बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है कई परीक्षाओं में। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध मित्रों दुग्ध उत्पादन से है। किससे है, दुग्ध उत्पादन से। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है। पहला ऑप्शन एमएस स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर वर्गीस कुरियन, तीसरा ऑप्शन होमी भाभा, चौथा ऑप्शन मोरारजी देसाई। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक, दिमाग लगा के बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक मित्रों डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, नीली क्रांति किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है नील की खेती, दूसरा ऑप्शन है मत्स्य पालन, तीसरा ऑप्शन है सिंचाई परियोजना और चौथा ऑप्शन है स्वच्छ जल। बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है, दिमाग लगा के बताइए कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों नीली क्रांति। ये इस स्लाइड में क्रांति वाले क्वेश्चन है, क्रांति वाले। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, ज्यादातर मित्रों ने सोच लिया होगा, नीली क्रांति जो है वो मत्स्य पालन से संबंधित होती है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। पहला ऑप्शन तिलहन उत्पादन, दूसरा ऑप्शन दाल उत्पादन,
तीसरा ऑप्शन सोना उत्पादन और चौथा ऑप्शन सूरजमुखी। बताइए पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, दिमाग लगा के बताइए। तो पीली क्रांति का संबंध जो है मित्रों तिलहन उत्पादन से है। इसका ए ऑप्शन सही होगा, तिलहन उत्पादन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोल क्रांति किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है टमाटर, दूसरा ऑप्शन है आलू, तीसरा ऑप्शन है अंडा और चौथा ऑप्शन है संतरा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं पिछली परीक्षाओं में। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति मित्रों आलू से संबंधित है। इसका बी ऑप्शन सही होगा, आलू से संबंधित है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, रजत क्रांति किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है चीनी उत्पादन, दूसरा ऑप्शन है कपास उत्पादन, तीसरा ऑप्शन है अंडा या कुक्कुट पालन और चौथा ऑप्शन है प्याज उत्पादन। बताइए सिल्वर रिवॉल्यूशन यानी रजत क्रांति किससे संबंधित है? चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों, दिमाग लगा के बताइए। तो रजत क्रांति मित्रों, रजत क्रांति जो संबंधित होती है वो अंडा या कुक्कुट पालन से संबंधित है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है फूलों की खेती, दूसरा ऑप्शन है वर्षा जल संचयन, तीसरा ऑप्शन है कृषि के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास और चौथा ऑप्शन है पर्यटन विकास। बताइए इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? दिमाग लगा के बताइए मित्रों, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? यह भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका सही ऑप्शन है कृषि के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास। ये इंद्रधनुषी क्रांति से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन दुर्गेश पटेल को, दूसरा ऑप्शन विशाल तिवारी को, तीसरा ऑप्शन इंदिरा गांधी को और चौथा सैम पित्रोदा को। कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे माना जाता है मित्रों, दिमाग लगा के बताइए। तो भारत में गुलाबी क्रांति का जनक माना जाता है दुर्गेश पटेल को। किसको माना जाता है? दुर्गेश पटेल को। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों, दुर्गेश पटेल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? पहला ऑप्शन गेहूं, दूसरा ऑप्शन चना, तीसरा ऑप्शन धान और चौथा ऑप्शन सरसों। बताइए मित्रों खरीफ की फसल कौन सी है? इस टाइप के प्रश्न आते रहते हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए मित्रों। तो खरीफ की फसल कौन सी है, दिमाग लगा के बताइए। तो खरीफ की फसल मित्रों है धान यानी चावल, खरीफ की फसल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। एक जूल प्रति सेकेंड का मान क्या है? पहला ऑप्शन 1 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन 1 वाट, तीसरा ऑप्शन 1 कूलम और चौथा ऑप्शन 1 ओम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? विज्ञान वाले मित्र बहुत आसानी से इसको बता देंगे। 1 जूल प्रति सेकेंड, जूल होती है कार्य की इकाई, कार्य का मात्रक होता है, और सेकेंड होता है समय का मात्रक, यानी जूल बटे सेकेंड यानी कार्य बटे सेकेंड। और कार्य बटे समय, और कार्य बटे समय का मतलब हो जाता है शक्ति। और शक्ति का मात्रक कौन सा होता है मित्रों, दिमाग लगाइए। शक्ति का मात्रक यानी विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, वाट। ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, बी वाट सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुल समय में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन औसत चाल, दूसरा ऑप्शन तात्कालिक चाल, तीसरा ऑप्शन एक समान चाल और चौथा ऑप्शन परिवर्तनशील चाल। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? कुल समय में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है? दिमाग लगाइए मित्रों। कुल समय में तय की गई कुल दूरी मित्रों कहलाती है औसत चाल। क्या कहलाती है? औसत चाल। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, औसत चाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन सारणी, दूसरा ऑप्शन स्तंभ, तीसरा ऑप्शन आवर्त और चौथा ऑप्शन समूह। क्या कहा जाता है मित्रों? आवर्त सारणी एक ऐसी सारणी है जिसमें अभी तक के ज्ञात तत्वों को
व्यवस्थित किया गया है, रखा गया है। तो उस आवर्त सारणी में दो तरह की पंक्तियां होती हैं, एक ऊर्ध्वाधर होती है, दूसरी क्षैतिज होती है। तो प्रश्न कह रहा है कि क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है, क्षैतिज पंक्तियों का क्या नाम होता है। तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों सी, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? पहला ऑप्शन NH3, दूसरा ऑप्शन CO2, तीसरा ऑप्शन आर्गन और चौथा ऑप्शन हीलियम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी है? अमोनिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि आर्गन है कि हीलियम है? बताइए इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो ग्रीन हाउस गैस मित्रों जो है वो सही ऑप्शन है बी, CO2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आवर्त सारणी के समूह में नीचे नीचे की ओर जाने पर निम्न में से क्या नहीं बढ़ता? पहला ऑप्शन है धात्विक चरित्र, दूसरा ऑप्शन है परमाणु का आधा घेरा, तीसरा ऑप्शन है अणु की संयोजन क्षमता और चौथा है ऑक्साइड की मूल प्रकृति। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों कि आवर्त सारणी के समूह में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या नहीं बढ़ता है? दिमाग लगा के बताइए। जो विज्ञान वाले कैंडिडेट हैं वो बहुत जल्दी से बता देंगे और उनको समझ में भी आ जाएगा कि आवर्त सारणी के समूह में नीचे की ओर जाने पर क्या नहीं बढ़ता है। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा सी, अणु की संयोजन क्षमता, अणु की संयोजन क्षमता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। पहला ऑप्शन बेरीबेरी, दूसरा ऑप्शन घेंगा, तीसरा ऑप्शन रतौंधी और चौथा ऑप्शन वर्णांधता। बताइए मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाएगा मित्रों? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा कि चावल जो कि पालिश किए हुए अगर उपयोग किए जाएंगे तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी बेरी रोग हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, तीसरा ऑप्शन यूरिया को छानकर बाहर करना और चौथा ऑप्शन कई हार्मोनों का श्रावण करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? दिमाग लगा के बताइएगा। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों गुर्दे का सामान्य कार्य किडनी जो होती है, किडनी को ही गुर्दा कहते हैं। तो रक्त में जल की मात्रा का तो नियंत्रण करता ही है, यूरिया भी छानता है रक्त से। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ये गुर्दा नहीं करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? अग्नाशय करता है, जिससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन ये सही होगा। किडनी का ये कार्य नहीं है, ये कार्य अग्नाशय का है, पैंक्रियाज का है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? पहला ऑप्शन कैल्शियम एसीटेट, दूसरा ऑप्शन कैल्शियम ऑक्जेलेट, तीसरा ऑप्शन सोडियम एसीटेट और चौथा ऑप्शन सोडियम बेंजोएट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? दिमाग लगाइए मित्रों, कौन सा उत्तर सही होगा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मानव गुर्दे में पथरी जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती है। इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, बी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। अधिरक्त स्राव है पहला ऑप्शन एक जीवाणु घटित रोग, दूसरा ऑप्शन एक विषाणु घटित रोग, तीसरा ऑप्शन एक प्रदूषण घटित रोग और चौथा ऑप्शन एक आनुवांशिक रोग विकार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? अधिरक्त स्राव क्या है? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन है अधिरक्त स्राव एक आनुवांशिक विकार है, आनुवांशिक विकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? पहला ऑप्शन रतौंधी, दूसरा ऑप्शन रंजकहीनता,
तीसरा ऑप्शन हीमोफीलिया और चौथा ऑप्शन वर्णांतता। बताइए कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है, दिमाग लगा के बताइए मित्रों क्या सही होगा। तो आनुवांशिक रोग जो नहीं है वो रतौंधी नहीं है, रतौंधी रतौंधी आनुवांशिक रोग नहीं है। क्लियर है इतना मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव रक्त आदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है। पहला ऑप्शन बी पॉजिटिव समूह, दूसरा ऑप्शन ओ समूह, तीसरा ऑप्शन ए बी समूह और चौथा ऑप्शन ए पॉजिटिव समूह। भाई यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो सभी को ब्लड दे सकता है, तो इसका सही ऑप्शन है डोनर होता है ओ रक्त समूह। कौन सा होता है मित्रों, ओ रक्त समूह, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं। पहला ऑप्शन द्वितीय क्षेत्र से, दूसरा ऑप्शन सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से, तीसरा ऑप्शन प्राथमिक क्षेत्र से, चौथा ऑप्शन तृतीय क्षेत्र से। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों, किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों, दिमाग लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्राथमिक क्षेत्र, सी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। देखिए हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न बदल बदल के अलग अलग पैटर्न के पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, दूसरा सिंचाई, तीसरा उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज और चौथा ये सभी। तो इनमें से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। ज्यादातर ने सोच लिया होगा भाई ये सभी जो हैं वो हरित क्रांति की रणनीति का ही हिस्सा थे, तो डी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। पहला ऑप्शन भारत के उपराष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन वित्त मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन वित्त सचिव और चौथा ऑप्शन राष्ट्रीय विकास परिषद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी गई थी, डी ऑप्शन सही होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। पहला ऑप्शन HSBC, दूसरा ऑप्शन सिडबी, तीसरा ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक, चौथा ऑप्शन ICICI बैंक। दिमाग लगाइए मित्रों कौन सा उत्तर सही होगा, वाणिज्यिक बैंक कौन सा नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है सिडबी बैंक। कौन सा बैंक वाणिज्यिक बैंक नहीं है मित्रों, सिडबी बैंक, ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। पहला ऑप्शन राजकोषीय नीति सुधार, दूसरा ऑप्शन मौद्रिक नीति सुधार, तीसरा ऑप्शन वैश्वीकरण और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए मित्रों कौन सा उत्तर सही होगा। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। दिमाग लगाइए मित्रों इसका कौन सा उत्तर सही होगा। आ चुका है ये भी क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों मौद्रिक नीति सुधार, मौद्रिक नीति सुधार। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन 14 बैंकों का, दूसरा ऑप्शन 12 बैंकों का, तीसरा ऑप्शन 6 बैंकों का और चौथा इनमें से कोई नहीं। दिमाग लगा के बताइए मित्रों, बेहद इंपॉर्टेंट और परीक्षाओं में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, दिमाग लगाइए मित्रों। तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर।
अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? पहला ऑप्शन, किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता। दूसरा ऑप्शन, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। तीसरा ऑप्शन, पूरे देश में इच्छानुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता। और चौथा ऑप्शन, शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सी गारंटी नहीं दी गई है? दिमाग लगा के बताइए। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मित्रों संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दी गई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? पहला ऑप्शन, अस्पृश्यता का अंत। दूसरा ऑप्शन, कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध। ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो नीचे दिए हुए हैं। इनमें से ये परिकल्पनाएं हैं, कौन सी परिकल्पना की गई है? तो पहली है अस्पृश्यता का अंत, दूसरी है मानव देह व्यापार और बलात्श्रम का निषेध, और तीसरी है कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, और चौथा है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अब इनमें से ये बताइए कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन सी परिकल्पना की गई है? दिमाग लगा के बताइए। इसमें से ही विचार करके तब ये ऑप्शन अपने आप तैयार हो जाएगा कि केवल पहला चौथा सही है, या तीसरा चौथा सही है, या पहला दूसरा सही है, या फिर दूसरा तीसरा सही है। दिमाग लगा के बताइए मित्रों कौन सा होगा? तो भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत मित्रों एक तो ये मानव देह व्यापार और बलात्श्रम का निषेध, और दूसरा कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध। यानी कि दूसरा तीसरा, यानी कि ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, दूसरा तीसरा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में क्या है? भारत की संचित निधि, फिर बी क्या है? वित्त आयोग, सी है वित्तीय आपातकाल, और डी है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब इसका इससे मिलान करना है। तो देखिए, अब इसमें पहला है अनुच्छेद 266, दूसरा है अनुच्छेद 360, तीसरा है अनुच्छेद 280 और चौथा है अनुच्छेद 148। अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? दिमाग लगा के बताइए किसका किससे मिलान हो सकता है। भारत की संचित निधि ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? दिमाग लगाइए। तो भारत की संचित निधि मित्रों अनुच्छेद 266 से ही संबंधित है। फिर अगला वित्त आयोग, वित्त आयोग अनुच्छेद 360 से नहीं है, अनुच्छेद 280 से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल संबंधित है अनुच्छेद 360 से। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 360 से। देखिए ये तो इसी से मैचिंग होगी, ठीक है, और ये वित्तीय आयोग इससे मैच होगा, ठीक है, और ये वित्तीय आपातकाल ये इससे मैचिंग होगा। वित्तीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 360 से संबंधित होगा, ठीक है, और ये वित्त आयोग ये 280 से, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये अनुच्छेद 148 से संबंधित है। यानी ये ए का पहला, ठीक है, और ये बी का तीसरा, ठीक है, यानी ए का पहला, बी का तीसरा, ये दूसरा चौथा, ये सी वाला ऑप्शन सही होगा मित्रों, ये वाला सही होगा ऑप्शन। क्लियर है इतना? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? पहला ऑप्शन 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम, दूसरा ऑप्शन 86वां और 87वां संशोधन अधिनियम, तीसरा ऑप्शन 42वां और 43वां संशोधन अधिनियम, और चौथा ऑप्शन 63वां और 64वां संशोधन अधिनियम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? तो मित्रों
इसका सही ऑप्शन होगा 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम जो है वो स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संशोधनों का उनके कार्य का कार्यान्वयन के वर्ष से मिलान कीजिए। तो पहला है ये 42वां संशोधन, ठीक है, ये इधर संशोधन दिए हुए हैं, इधर वर्ष दी हुई है, तो कौन से वर्ष में कौन सा संशोधन किया गया है ये दिमाग लगाना है, ये मैचिंग करनी है। तो दिमाग लगाइए मित्रों। देखिए अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो थोड़ा दिमाग भी लगा लेना। कैसा कि देखिए भाई, जो सबसे पहले संशोधन किया गया है, सबसे पहले यानी बहुत पहले किया गया है, तो इसमें से सबसे कम अंक कौन सा है, तो वो 42 है। अब 42, अब इसमें से सबसे कम अंक कौन सा है, तो मित्रों सीधा सा समझ में आ रहा है, इसमें से 1976 है। तो 42वां संशोधन कब हुआ, 1976 में, यानी कि ये तीसरा ऑप्शन सही होगा पहले का। तो पहले का तीसरा ऑप्शन देखो ये निकल आया, पहले का तीसरा। अब आगे बढ़ते हैं। 42 के बाद नंबर आया 52 का, ठीक है। अब 76 के बाद नंबर किसका आएगा, 1985 का, यानी कि बी का ऑप्शन होगा पहला, ठीक है। 86वां संशोधन कब हुआ, 86वां संशोधन हुआ मित्रों ये 2002 में, ठीक है, तो चौथा ऑप्शन, ठीक है। और 96वां संशोधन हुआ सन 2001 में, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा, तीसरा पहला, चौथा दूसरा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। बेहद सरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। पहला ऑप्शन पुरा पाषाण काल, दूसरा ऑप्शन मध्य पाषाण काल, तीसरा ऑप्शन लघु पाषाण काल और चौथा ऑप्शन नव पाषाण काल। भाई इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों, इतिहास के आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल कहते हैं। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। पहला विशाल स्नानागार, दूसरा अन्नागार, तीसरा स्तंभ हाल और चौथा 2 मंजिला भवन। बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। देखिए मित्रों, मोहनजोदड़ो में 2 भवन, कौन सा, एक विशाल स्नानागार और एक अन्नागार, ठीक है। अब देखो स्नानागार के आगे विशाल लगा है, लेकिन स्नानागार सबसे बड़ा भवन नहीं है, सबसे बड़ा भवन है अन्नागार। कौन सा है, जिसमें अन्न रखा जाता था। स्नानागार विशिष्ट भवन था, बहुत अच्छा दिखता था देखने में, ठीक है, लेकिन विशिष्ट ये है और बड़ा ये है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा अन्नागार सबसे बड़ा भवन है। अगर पूछा जाए मोहनजोदड़ो का सबसे विशिष्ट भवन कौन सा था, तो इसका सही ऑप्शन होगा विशाल स्नानागार। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। भाई सर्वाधिक उपदेश दिए, पहला ऑप्शन श्रावस्ती में, दूसरा ऑप्शन पावा में, तीसरा ऑप्शन गांधार में और चौथा ऑप्शन उज्जैन में। बताइए बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, दिमाग लगा के बताइए मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश मित्रों सर्वाधिक श्रावस्ती, श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए, श्रावस्ती में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। पहला ऑप्शन सत्य अहिंसा दया, दूसरा ऑप्शन प्रेम करुणा क्षमा, तीसरा ऑप्शन बुद्ध धम्म संघ और चौथा ऑप्शन विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है, तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ को इंगित करता है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। पहला ऑप्शन है बोध गया, दूसरा ऑप्शन है लुम्बिनी, तीसरा ऑप्शन है सारनाथ और चौथा ऑप्शन है कुशीनगर। भाई गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो पिछली स्लाइडों में भी हमने बताया था, इसकी ट्रिक भी बताई थी कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश की शुरुआत सारनाथ से की। शुरुआत सा से शुरू होता है, सारनाथ भी सा से शुरू होता है, तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश की शुरुआत सारनाथ से की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। पहला ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिंक, दूसरा ऑप्शन
लॉर्ड डलहौजी, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। मित्रों उम्मीद है कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से भरी यह श्रृंखला आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह की श्रृंखलाओं के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। यदि कोई रिश्तेदार साथी तैयारी कर रहा हो तो उस तक वीडियो का लिंक अवश्य शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले मिक्स क्वेश्चन की सीरीज में कुछ और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।